अस्सलामुअलैकुम। टाक विद अमजद इकबाल में खुश आमदीद। नाज़रीन, गुज़श्ता वीडियोस में हमने अमरीकी पॉलिसियों का जिक्र किया था कि सदर ट्रंप आखिर चाहते क्या हैं, सदर ट्रंप किस तरफ जा रहे हैं, सदर ट्रंप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं और दूसरों के मतलब क्या सोचते हैं। क्या बाकी लोगों को सदर ट्रंप की पॉलिसियों से इत्तेफाक हो सकता है या उनके साथ चलेंगे या कोई अलग से रास्ता इख्तियार करेंगे। यही हमने डिस्कस किया था। लेकिन यूं महसूस होता है कि जैसे सदर ट्रंप जिस तरह से आते ही उन्होंने एकदम से चढ़ाई शुरू कर दी थी पूरी दुनिया के ऊपर। कभी वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के ऊपर उन्होंने जिक्र किया, फिर टैरिफ की बात हुई, फिर और वो उन्होंने जो वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक किया, फिर उसके अलावा हमने देखा कि ग्रीनलैंड के हवाले से वो बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी उनकी रही। लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ वो पसपाई इख्तियार करते हुए नजर आते हैं। और आज जब हम ये बात कर रहे हैं, अमेरिका के ईरान के साथ भी मुज़ाकरात जारी हैं। हमने उस वक्त ये बात कही थी कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को इस खित्ते में भी और दुनिया के अंदर भी सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। वही मुज़ाहमत जो उनको ग्रीनलैंड के हवाले से यूरोप की तरफ से सामना करना पड़ा। फिर वेनेजुएला के हवाले से उन्होंने देखा कि किस तरह से चीन ने उसका रिएक्शन दिया और किस तरह से उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी, कोई अमेरिका के ऊपर या अमेरिकी मुफादात के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन मुआशी इक़दाम इस तरह के किए जिसमें अमेरिका को लेने के देने पड़ गए। तो अमेरिका को ये सारी पॉलिसियों के ऊपर, सदर ट्रंप को खुसूसी तौर पर अगर हम ये कहें कि अमेरिका का ना कहें, सदर ट्रंप की पॉलिसियाँ चूँकि हैं ये, और उनको उन पॉलिसियों से एक कदम पीछे हटना पड़ा। हमने देखा वेनेजुएला के ऊपर जब उन्होंने हमला किया था, उस वक्त उनका जवाब ये था कि जनाब वेनेजुएला के सदर असले और मंशियात की स्मगलिंग करते हैं और अमेरिका को उससे बड़ा खतरा है, इसलिए हम उनके ऊपर हमला करें। और उनको हमने उठा लिया, उनके ऊपर मुकदमा अदालत में पेश किया गया, वहाँ जाके न्यूयॉर्क की अदालत में। लेकिन क्या बना उस मुकदमे का? अभी तक तो कुछ नहीं। उसके बाद उन्होंने जो नई अबूरी हुकूमत वहाँ पे बनी या उनकी नायब सदर ने जब चार्ज संभाला, तो उनके साथ उन्होंने ये मुआहदा किया कि हमें पेट्रोल, आपका तेल चाहिए, हमें आपके जो मिनरल्स हैं उन तक रसाई चाहिए। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया, लेकिन उसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, अभी तक तो वो दरमियान में सारी चीज़ें हैं। और ये शुरू के चंद दिन छोड़ के उसके बाद वेनेजुएला की जो नई हुकूमत है, वहाँ पे जो इंतज़ामिया है, उसने तो ये कह दिया है कि हम किसी की डिक्टेशन के ऊपर नहीं चलेंगे। तो अमेरिका को क्या हासिल हुआ वहाँ से? वेनेजुएला के सदर के अगवा से कहना चाहिए या उनको गिरफ्तारी से कह लें या जो भी आप कह लें, वहाँ से कुछ अभी तक वो हासिल उस तरह का नहीं कर पाए। इसी तरह से जब हम ग्रीनलैंड की बात करते हैं तो ग्रीनलैंड के ऊपर पूरे यूरोप ने मुज़ाहमत की, फ्रांस ने मुज़ाहमत की, जर्मनी ने मुज़ाहमत की, बाकी तमाम मुल्कों ने वहाँ पे इसके ऊपर एहतजाज किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। और अमेरिका ने वहाँ से भी पसपाई इख्तियार की। फिर हम देखते हैं कि जो रूस यूक्रेन जंग है, उसके अंदर जो अमेरिका का रवैया रहा, खुसूसी तौर पर सदर ट्रंप का जो रवैया रहा, जो यूक्रेन के सदर के साथ उनको वहाँ बुला के जिस तरह का उनके साथ उन्होंने रवैया अख्तियार किया, वो बड़ा तज़हीक अमेज़ था और उसका बड़ा रिएक्शन भी हुआ। फिर उसके बाद वो दोबारा मुलाकात होती है, फिर उनके साथ एक मुआहदा भी किया जाता है कि हमें ये आपकी मिनरल्स चाहिए, हमें आपके जो वसाइल हैं उन तक रसाई हम लेंगे, अमेरिकी कंपनियां वहाँ तक रसाई लेंगी। लेकिन जंग तो वो बंद नहीं करवा सके आज के दिन तक। वो जंग तो उसी तरह से जारी है और उसी तरह से रूस पेशकदमी करता जा रहा है यूक्रेन के अंदर। वहाँ पे तबाही है, वहाँ पे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे उनके असासे ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये उस मामले में भी हम देखते हैं कि अमेरिका को इतनी कोई कामयाबियाँ नहीं मिली। इसी तरह से ईरान के ऊपर जब उन्होंने कहा कि जी हम हमला करने लगे हैं, उसका जवाब क्या था? एटमी प्रोग्राम था और ये था कि जी कि ईरान इस बात का एग्रीमेंट करे, ईरान यूरेनियम अफसुदा नहीं करेगा, वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा और दुनिया के साथ वो एग्रीमेंट इसका करे। और इसको जवाब बना करके जी कि ईरान इसके ऊपर मज़ाहमत कर रहा है, उन्होंने हमले का प्रोग्राम बना लिया। वहाँ से बेड़ा चल पड़ा, वहाँ पे रास्ते में वो कहाँ पहुँचा, कहाँ नहीं पहुँचा, कभी वो करीब पहुँच, किस तरह के जो धमकियाँ और ये सारी चीज़ें आती रही। लेकिन क्या यही मकसद है सारा? क्या सिर्फ यूरेनियम की अफसुदगी इशू है? तो फिर अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें बड़ी हैरान कुन बात है,
वो ये है कि ये मुज़ाकरात वन ऑन वन हो रहे हैं, अमेरिका के और ईरान के, उन दोनों के हैं। वो सालिस्तान पे गए दरमियान में जो थे, तुर्किया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक जो थे, जो जिन्होंने फैसिलिटेट किया इन मुज़ाकरात को, और जिन्होंने ये कोशिश की कि दोनों मुल्क बैठ कर ये कर ले। तो क्या ये सिर्फ एटमी हथियारों की दौड़ रोकने के लिए, उनकी ईरान के एटमी प्रोग्राम को कैप करने के लिए ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा है। अगर ऐसा है तो फिर बाकी मुल्कों को भी साथ बिठाना चाहिए था। क्या अमेरिका का, ये देखिए जिस तरह से हम देखते हैं कि वेनेजुएला का मैंने जिक्र किया, वहाँ भी उनके मिनरल का और तेल का मसला था। ग्रीनलैंड का जब वो बात करते हैं, दिफा का जवाब बनाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी यही चीज़ें हैं जिसको वो हासिल करना चाहते हैं और अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, लेकिन नहीं ले पाए। और ईरान के ऊपर भी यही एक जवाब हमें नज़र आता है, यही एक वजह नज़र आती है कि जो वहाँ का तेल है जिसको चीन इस्तेमाल कर रहा है, जिसके वहाँ पे जो उनके मदनियात हैं, उनके दीगर रेयर मिनरल्स हैं, उनकी वहाँ तक रसाई चाहिए अमेरिकी कंपनियों को, और ये जवाब एटमी प्रोग्राम का है। क्योंकि एटमी प्रोग्राम जो ईरान का है उसको तो अमेरिका, आपको याद होगा कि B-52 बम्बार तैयारों ने वहाँ पे बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की थी, अभी चंद माह पहले की बात है। तो या तो फिर अमेरिका ये तस्लीम कर ले कि उसके जो हमला था वो नाकाम हुआ था, वहाँ पे एटमी प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और ईरान ने अपना प्रोग्राम जारी रखा हुआ है। अगर ऐसा नहीं था तो फिर इसका मतलब ये है कि ईरान के हमले का या ईरान की धमकियों का, जो धमकियां ईरान को दे रहा है कि उस खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया गया, तो उसकी वजह ईरान का एटमी प्रोग्राम नहीं है, उसकी वजह ईरान का तेल है, जिसको चीन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इस वक्त भी ख़रीद रहा है, और इसी तरह से उसकी जो रेयर मिनरल्स हैं वो है, और उन तक अमेरिकी कंपनियों को रसाई चाहिए। लेकिन क्या इसमें अमेरिका कामयाब हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कि इस मकसद में भी अमेरिका कामयाब हो सकेगा। हाँ, दरमियान में हो सकता है कि कोई इस तरह का शेयर, कोई हिस्सा इस तरह का मिल जाए अमेरिकी कंपनियों को, जिसमें ना नुकसान हो, ना को मफादात को नुकसान पहुंचे चीन के, ना रूस के मफादात को नुकसान पहुंचे, ना खित्ते के मुल्कों को, और ईरान के लिए भी वो काबिल कबूल हो, तो फिर ये कोई एग्रीमेंट हो सकता है। और इस वक्त जो खुफिया मुज़ाकरात आप कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों के बैठ कर एक हो रहे हैं, उसमें कामयाबी इसी तरह से कोई दरमियानी रास्ता निकाल के हो सकती है। लेकिन जहाँ तक अमेरिका की हमला करने की बात है, तो उसके पीछे और कोई दूसरी ना तो कोई वजह और ना ही कोई नज़र आती है ऐसी चीज़ की जी कि अमेरिका ऐसा करेगा। हाँ, धमकियाँ ज़रूर देगा, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि क्या ये यहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, इसके ये सारा सिलसिला यहीं पे ख़त्म होगा? मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका के इस इक़दाम पे चीन खामोश बैठा रहेगा, यूरोप खामोश बैठेगा, या जो दीगर जो ताकतें हैं वो खामोश बैठी रहेंगी। हमने देखा है कि यूरोप के अंदर से जिस तरह की मुज़ाहमत अमेरिकी बयानिए के ऊपर आई, वो बड़ी एक नई चीज़ है। हम देखिए जब सदर ट्रंप ने ये नारा लगाया था अमेरिका फर्स्ट का, तो उस वक्त लोग चौंके ज़रूर थे कि ये क्या हो गया और क्यों ऐसा अमेरिका कह रहा है। फिर उसने जब ग्रीनलैंड की पॉलिसी उसने इख्तियार की, फिर टैरिफ के ऊपर उसने सिर्फ उन मुल्कों को नहीं, जैसे अब उसने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया कि ये उसकी वजह ये थी कि जो वो रूस से तेल खरीद रहा है। फिर उसने चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया और उसका जवाब चीन ने उसी तरह से दिया, उसके ऊपर फिर उनको बैठकर नेगोशिएट करना पड़ा। ये तीनों पॉलिसियां फिर यूरोप के ऊपर, फिर वहां से यूरोप के अंदर से जब ग्रीनलैंड का मामला तेज होता है तो वहां से बरतानिया के वजीर आजम चीन के साथ रब्ता करते हैं और दहाइयों के बाद वहां का दौरा किया। इसी तरह से फ्रांस के सदर का, इसी तरह से कनाडा के सदर का, और बाकी जो दरमियान वाले मुल्क हैं, जो ताकतें हैं, जो बज़ाहिर तो वो इतनी बड़ी अस्करी कुव्वत तो नहीं होंगे, लेकिन माशी कुव्वतें वो हैं और उनके मामलात भी हैं। तो इस वक्त दुनिया ने, जब ये अमेरिकी पॉलिसियां तब्दील होती हैं सदर ट्रंप के आने के बाद से, जिसमें फर्स्ट अमेरिका टैरिफ और ये बाकी दूसरे मुल्कों के ऊपर कब्जे करने वाली बात है, तो उससे तमाम मुल्क अलर्ट हो गए। उसमें सबसे ज़्यादा चीन, उसके बाद आप कनाडा को कह रहे हैं कि कनाडा को तो सदर ट्रंप ने कहा था कि हमारी एक स्टेट बन जाए, यहाँ तक हो गया था और इसी वजह से उनके ताल्लुकात भी ख़राब हुए। तो उन्होंने फिर, हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी यही एक सोच नज़र आई कि नहीं, हमने अपना अलग से एक नई एक लाइन बनानी है। और अब दुनिया ने, तमाम दुनिया ने
पूरी दुनिया के अंदर हमें नजर आता है कि वो सिर्फ एक यूनिपोलर वो नहीं है, वो मल्टीपोलर पे जाना चाहते हैं। वो सिर्फ अमेरिका के साथ अपने हर तरह के दिफा भी अमेरिका के साथ हो, मईशत भी अमेरिका के साथ हो, वो बाकी मामला भी अमेरिका के साथ ही हो, नहीं, उन्होंने अब ओपन करना शुरू कर दिया, खुसूसी तौर पर मईशत के मामला को। और चीन का टारगेट भी यही है कि जी हम मुआशी तौर पर लोगों के साथ राब्ते रखेंगे और मजबूत टर्म्स बनाएंगे और मुआशी ताकत बन के लोगों को अपने साथ आप मिलाएंगे और उनको तरक्की भी देंगे। यूरोप की भी यही ख्वाहिश है कि हमारी मईशत भी तरक्की करे। ये बात अलग है कि उनको ना अमरीकी मंडी की ज़रूरत है, उनके जो मसनूआत हैं वो वहाँ अमेरिका में बहुत ज़्यादा जाती हैं, वो उसको छोड़ नहीं सकते। दिफा के मामला अमेरिका के साथ ज़रूर उनके अटैच हैं, लेकिन वो जब इस तरह का जब ये सिलसिला आता है कि ये धमकियाँ टैरिफ की और ये जो कब्जा करने वाली बातें आती हैं, तो तमाम मुल्कों ने इसके एक नई थिंकिंग पैदा हुई है वहाँ पे, और वो अपने आप को यूनिपोलर्स पे जाना चाहते हैं। यूनिपोलर्स से वो तमाम मुल्क मल्टीपोलर्स पे जाना चाहते हैं, अपने तमाम ऑप्शंस खुले रखना चाहते हैं। वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ चीन के साथ और बाकी दुनिया के साथ भी अपने ऑप्शंस खुले रखेंगे। जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा मिलता हो, जहाँ से ज़्यादा सरमायाकारी हो सकती हो, जहाँ पे वो सरमायाकारी कर सकते हो और जहाँ से उनकी कंपनियों को मुनाफा मिल सकता हो, वो उन सब मुल्कों के साथ अब ताल्लुकात रखना चाहते हैं। ये एक नई सफारतकारी और एक नया एक रास्ता खुला है, और इसका आगाज़ अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान ने बहुत पहले कर दिया था। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ साथ चीन के साथ अपनी दोस्ती, जो रवायती दोस्ती है, उसको बिल्कुल ओपन किया, फिर रूस के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, फिर सेंट्रल एशिया के साथ हमने अपने ऑप्शंस खोले, जो कि बहुत अर्सा पहले ऐसे नहीं था। तो अब पाकिस्तान इस स्टेज पर है कि वो अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं, चीन के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, रूस के साथ भी ताल्लुकात डेवलप हो रहे हैं, और सेंट्रल एशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब या दीगर जो अरब मुल्क हैं, वो तो हमारे चूँकि एक कम्युनिटी और एक हम मज़हब और एक आप समझ लें हम सब एक हैं। तो ये पाकिस्तान ने अपने तमाम ऑप्शन तमाम दोस्तों के साथ, तमाम लोगों के साथ, और नई दोस्तियां भी पैदा की, नई मंडियां भी पैदा की, और उनका आने वाले दिनों में पाकिस्तान को यकीनन उसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो यही सोच आप ये कह लें कि इस वक्त यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, बरतानिया में ये पाई जा रही है कि हम आने वाले दिनों में अपने जो मुआशी अहदाफ हैं या मुआशी जो मुस्तकबिल है, उसको तमाम मुल्कों के साथ, खुसूसी तौर पर चीन के साथ भी रखेंगे, अमेरिका के साथ भी रखेंगे और बाकी मुल्कों के साथ भी करेंगे। तो ये एक नई एक डेवलपमेंट हो रही है दुनिया में। यकीनन इसका फ़ायदा ना सिर्फ चीन को होगा, यूरोप को भी होगा और बाकी तमाम मुल्कों भी होगा, लेकिन इसका हल्का सा एक नुकसान आप कह सकते हैं कि जो नज़र आता है कि वो अमेरिका को होगा। अमेरिका का वो कंट्रोल जो दुनिया के ऊपर था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। और ख़ुसूसी तौर पर हमने एक वीडियो पहले की थी जिसमें डॉलर के हवाले से भी जिक्र किया था कि डॉलर की इजारादारी में अब कमी आना शुरू हो चुकी है, और आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद कमी आएगी। इस वक्त जो सोने के आपको पता है नर्ख कहाँ पे पहुँच रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी यही है कि जी कि उसके डॉलर की जो इजारादारी है उसको किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। फिर जो लोकल जो मुल्कों की आपस में जो लोकल मकामी करेंसियों के ऊपर जो तिजारत है जो हो रही है, वो भी डॉलर की इजारादारी को ख़त्म कर रही है, कम कर रही है, और ग्रेजुअली डॉलर का कंट्रोल जो आलमी मंडी है, आलमी मार्केट है, उसमें कम होता हुआ हमें नज़र आता है। पिछले 2-3-4 साल के अंदर उसमें काफ़ी कमी हो चुकी है, और आने वाले दिनों में इसमें तेज़ी के साथ कमी होगी। ये अलग बात है कि वो मुकम्मल तौर पर उसको नहीं ख़त्म किया जा सकता, और ना ही वो अभी इतना ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये इस पर टाइम लग सकता है। आप जहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगा, तो वो मज़ीद थोड़ा सा टाइम उसमें जाने में भी तो उसी तरह से ग्रेजुअली होता है ना, जिस तरह से हम कहते हैं कि बड़ा जहाज़ डूबते डूबते भी टाइम लेता है, तो उसको बड़ा अभी टाइम लगेगा, लेकिन वो सफ़र वो शुरू हो चुका है। और इसकी कहानी ये जो सारी है, इसके पीछे वो सदर ट्रंप की पॉलिसियां हैं। सदर ट्रंप ने जिस तरह से फर्स्ट अमेरिका का नारा लगा के अमेरिका को मुफाद और फ़ायदा देने के लिए सिर्फ अपना सोचा था, उसमें अपने दोस्तों का नहीं सोचा था, तो उसका कुछ ना कुछ नतीजा तो उनको भुगतना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आपसे कहता चलूँ,
वो ये है कि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी होते हैं, आपको याद होगा। तो उसके ऊपर इन पॉलिसियों का, क्योंकि अंदरूनी तौर पर भी अमेरिका के अंदर इस वक्त ट्रंप की पॉलिसियों की मुज़ाहमत है। वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पर जो इमिग्रेशन के मामला हैं और इस तरह के दीगर मामला आए दिन आपने सुनते हैं, वहाँ पे वाक़यात हुए, जिस तरह से वहाँ पे सर्चिंग की जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, वो सदर ट्रंप की पॉलिसियों को नापसंद किया जा रहा है वहाँ पे, और उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचा रहे हैं वहाँ पे उनकी जमात को। तो उस जो मिड टर्म इलेक्शन जो होगा उसमें उनको नुकसान पहुँच सकता है, उनकी जमात को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसलिए सदर ट्रंप को अब कुछ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, उनको अपनी पॉलिसियों के ऊपर असर नौ गौर करना पड़ेगा, उनको नए सिरे से मुरतब करना पड़ेंगी। अपने करीब जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनको ख़राब ना करें, उनको साथ लेकर चलें। ये बात अब रुकने वाली तो नहीं है, जो उनकी तसल्ली से, उनकी तशफ़ी से वो मुल्क मुतमईन तो नहीं होंगे, लेकिन ये तमाम जो तब्दीली है उसको सदर ट्रंप को कबूल करना पड़ेगी। यही इसी में अमेरिका की, इसी में बाकी दुनिया की भी बेहतरी है। तो ये जो जंगों वाली बात है, हमले करने वाली बात है, इससे उनको पीछे हटना चाहिए। वो अपने आप को अमन का अलंबरदार कहते हैं, तो अमन का अलंबरदार बनकर भी दिखाएं। आज तक वो सिवाय पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने के किसी भी दूसरे आप तनाज़े को हल नहीं कर पाए, चाहे वो कश्मीर का तनाज़ा क्यों ना हो, चाहे वो अभी मैंने रूस यूक्रेन का जिक्र किया वो या बाकी जितने भी तनाज़ात जिनके अंदर वो कहते हैं कि जी हम इनकी सुलह करवा देंगे, अभी तक तो कोई ऐसा चीज़ हमें नज़र नहीं आई है कि जिसमें उनको कामयाबी मिली हो। उनको 1 साल हो गया इक़्तिदार में आए हुए, इक़्तिदार संभाले हुए। 1 साल में उनको जिस तरह से उनकी उठान थी, आते ही उन्होंने जिस तरह थरथल्ली सी पूरी दुनिया के अंदर मचाई थी, वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो बैठती हुई नज़र आती है। वो गर्द जो उड़ी हुई थी वो बैठती नज़र आती है। तो इसलिए सदर ट्रंप को ये अपनी पॉलिसियों के ऊपर दोबारा से गौर करना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।